नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सेल के एक्सरसाइज करेंगे और नंबर है 12 से 14 और ये पीडीएफ में 70 से 72 नंबर पर है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइजेस है ये सीपीटी से रिलेटेड नहीं है। अगर आप सीपीटी की ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप नॉलेज के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अब वीडियो में बने रहिए। और आज के नॉलेज में है टैक्स कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक आपने सैलरी कैलकुलेशन सीख लिया होगा पिछले वीडियोस में, तो अब हम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। और शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसमें सीपीटी का एक्सरसाइज है और इसमें 9 एक्सरसाइजेस 9 एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, टैक्स कैलकुलेशन और सैलरी कैलकुलेशन। ठीक है, ओके। बाकी जो वीडियोस मैंने बता रखी है ये सीपीटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीपीटी के लिए है तो इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है मेरे एक्सरसाइज पीडीएफ में। ठीक है, तो पीडीएफ खोलते हैं। सबसे पहले पीडीएफ कहाँ है, ये पीडीएफ रहा। ये मैंने एक्सरसाइज नंबर 70 खोल दिया। मैं एक्सरसाइज नंबर 70 मैं करूँगा, 71 72 आप कर लीजिएगा। ठीक है, और खुद ट्राई कीजिएगा फार्मूला। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो देख के फार्मूला कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड है इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सब कुछ टाइप वगैरह आप कर ले। एक्सरसाइज को देख के टाइपिंग वाला काम आप कर सकते हैं और रोल नंबर 8 तक आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जो रोल नंबर 8 का कैलकुलेशन है ये आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियोस में इसी रोल नंबर 8 का कैलकुलेशन कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो रोल नंबर 9 से मैं स्टार्ट करूँगा और 11 तक जाऊँगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मेरी बनी हुई है पहले से, क्योंकि आप लोगों ने टाइप कर लिया होगा। यह है टैक्स कैलकुलेशन एक्ससिटी के लिए। ठीक है, यहाँ ग्रीन कर रखा है, कुछ वजह थी मैंने ग्रीन कर रखा है। और ये टैक्स कैलकुलेशन वाई सिटी के लिए और ये टैक्स कैलकुलेशन जेड सिटी के लिए। ठीक है, और टैक्स के बारे में कुछ जानकारी देनी पड़ेगी मुझे इससे पहले कि इन एक्सरसाइज को करूँ, इसलिए मैंने ये अलग से बना दिया शीट। ठीक है, इस शीट को हम देखेंगे, उसके बाद इन एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है ना, ओके। तो अब देखते हैं इन शीट्स को। सबसे पहले देखेंगे टैक्स कैलकुलेशन दो टाइप के हैं, न्यू टैक्स रेजिमे और ओल्ड टैक्स रेजिमे, जो कि इसी साल से आया है न्यू टैक्स रेजिमे। इससे पहले ओल्ड चला करता था। ठीक है, ओल्ड में सिर्फ 4 ही स्लैब हुआ करती थी और न्यू में 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब आ गई है। ठीक है, ओके। तो ये 4 स्लैब है, यहाँ 7 स्लैब है। देखो न्यू में बहुत ईजी कर दिया है, जिसको कुछ आइडिया नहीं है वो न्यू ईजिली सीख सकता है। ठीक है, ओल्ड भी इजीली सीख सकता है, पर यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है सेविंग के बारे में। यहाँ सेविंग अगर आ जाती है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेविंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तब लोग कंफ्यूज जाते हैं। पर न्यू में क्या कर दिया, सेविंग की चीज़ें हटाई दी है कि सेविंग करने की जरूरत नहीं है। जो सेविंग नहीं करता है वो न्यू टैक्स रेजिम में ले सकता है, जो सेविंग करता है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में ले सकता है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू टैक्स रेजिम के बारे में। ठीक है, तो देखिए न्यू टैक्स रेजिम में हर 2.5 लाख के लिए, हर 2.5 के लिए। ठीक है, तो देखिए 0 से लेकर 2.5 लाख, फिर 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 से अबव। ठीक है, यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के बारे में आ गया है। तो देखिए हर 2.5 लाख के लिए एक एक स्लैब बना हुआ है। ठीक है, पहले 2.5 के लिए जो टैक्स रेट है वो 0 है, अगले 2.5 लाख के लिए 5 है, अगले 2.5 लाख के लिए 10 है, अगले 2.5 लाख के लिए 15 है, अगले 2.5 लाख के लिए 20 है, अगले 2.5 लाख के लिए 25 है, फिर उसके नेक्स्ट के लिए 30 है। ठीक है, उसके नेक्स्ट मतलब अब 15 तक हो चुका है, और जो सबसे 15 अब 15 लाख तक हो चुका है। 15 लाख के ऊपर सैलरी किसी की भी हो, कुछ भी हो, तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है कितनी, 15 लाख। ठीक है, मान लेते हैं आपकी सैलरी 15 लाख है। ओके, मान लिया, ओके, अच्छी बात है। वैसे इतने होने में बहुत टाइम लगेगा, अगर एसएससी सीजीएल से पोस्ट ले तो बहुत टाइम लगेगा। तो 15 लाख मान लिया हमने, तो देखते हैं आपका टैक्स कितना कटेगा। देखिए पहले के जो ये 2.5 लाख है उसमें 0% है तो 0 टैक्स कटा। ठीक है, और अगले के 2.5 लाख में 5% है तो फॉर्मूला आएगा =5/100 इंटू 2.5 लाख, तो वैल्यू आ जाएगी 12,500। ठीक है, फिर अगले 2.5 लाख के लिए =10/100 इंटू 2.5 लाख यानी 25,000। फिर अगले 2.5 लाख के लिए 15/100 इंटू 2.5 लाख मीन्स 3,75,000। फिर अगले 2.5 लाख के लिए 20% है तो 20/100 इंटू 2.5 लाख मीन्स 50,000। फिर अगले 2.5 लाख के लिए मीन्स जो आपका लास्ट बचा है 15 लाख के लिए 2.5 लाख, तो उसके लिए 25% है तो 25/100 इंटू 2.5 लाख यानी 62,500। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे
तो पाएंगे आपका टैक्स कटेगा 1,87,500। मीन्स अगर आपका 15 लाख की इनकम है, ग्रॉस इनकम, तो आपका टैक्स कितना कट रहा है? 1,87,000। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ओके, तो ये आपकी ग्रॉस इनकम यहाँ ग्रॉस में से इतना आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 15 लाख आपकी सैलरी थी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो एक बार लिख लेता हूँ, 15,000,000। ठीक है, इसमें से क्या माइनस हो रहा है? 1,87,500। ठीक है, तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो जो आपको इन हैंड में मिलेगा 12 महीने का, इतना मिलेगा। तो पर मंथ का कितना मिलेगा? पर मंथ का अगर मिलेगा आपका 13,12,500 भागा 12, तो आपको अप्रोक्स कितना, ये 1,09,375 आपको इतना मिलेगा पर मंथ। ठीक है, कट कटा के आपको इन हैंड ही मिलेगा। तो देखिए ये ग्रॉस होता है, ये टैक्स है। ठीक है, और ये पूरे साल का है। पूरे साल का पता चल गया तो आपको इन हैंड पता चल गया। ठीक है, तो ग्रॉस में से कुछ माइनस होता है टैक्स, तब आपका नेट पे मीन्स इन हैंड बनता है, फिर उससे आपका ये होता है। और भी चीज़ें माइनस होती है, उसके बारे में आपने देखा है, इन हैंड सैलरी वाला जो वीडियो है उसमें आपने देख रखा है। CGHS माइनस होता है, और CGHS सबसे मेनली चीज़ है जो कि माइनस होता है 720 रुपये का। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ माइनस होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसे कटते हैं वो टैक्स में ही कटते हैं। ठीक है, अगर किसी का टैक्स कट रहा हो तो। ठीक है, वैसे 15 लाख की सैलरी होने वाली है नहीं, 10 लाख मान के चलते हैं। तो अगर मान लो आपकी सैलरी 10 लाख है, तो पहले 2.5 लाख के लिए 0, अगले 2.5 लाख के लिए 12,500, फिर अगले 2.5 लाख के लिए 25,000, और अगले 2.5 लाख के लिए 3,75,000। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो पाएंगे आपका टैक्स कटेगा 75,000। मीन्स आपकी 10 लाख की सैलरी है, उसमें से 75,000 रुपये टैक्स कटेगा, तो 9,25,000 आपका बचा। 9,25,000 बचा, मीन्स 12,784 और 12,5,60, तो लगभग आपका 75 से 76, ठीक है, 70,000 रुपये आपके हाथ में आएगा तब। ठीक है, 77,000 आपके हैंड में आएंगे। ओके ओके, तो मतलब आपका ये टैक्स इतना कट जाएगा और आपके हाथ में 77,000 आएंगे। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि हर 2.5 लाख के लिए 5-5% जा रहा है। ठीक है, हर 2.5 लाख के लिए 5-5% बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से आपका टैक्स इतना बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना बन रहा है। ठीक है, और वैसे ही अगर ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ अलग कंडीशंस है। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझने में टाइम लगेगा टैक्स स्लैब्स को, लेकिन एक बार इन सब चीज़ें समझिए। ठीक है, यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर रखा था और यहाँ भी कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, देखो इन दोनों को मैंने जोड़ा है तो क्यूमुलेटिव वैल्यू आई है, तो जोड़ने के लिए मैंने इज इक्वल टू सम $C$3:C4 लिया, क्योंकि मेरे यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू के लिए भी यहाँ से यहाँ तक आएंगे तभी वैल्यू आएगी, फिर इस वैल्यू के लिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएंगी। मीन्स यहाँ से मैं हमेशा स्टार्ट करना है, मैं ये वाली वैल्यू फिक्स रखनी है। तो वैल्यू फिक्स रखने के लिए मैंने $C$3, तो C3 सिंपल होता है, और C से पहले डॉलर लगा दो, 3 से पहले डॉलर लगा दो, तो ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये जो देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इसका एक्सेल शीट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप इजीली देख सकें। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाली एक्सेल शीट भी जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप समझे बातों को, और वो समझना ही मेन है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप बार बार वीडियो देख के टाइम पास करें, मतलब कि इस जगह पे जाके देखें। मैं आपका बस समय सेव करना चाहता हूँ इस वक्त। ठीक है, ओके, तो मैं इस एक्सेल शीट को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना होता है। ओके, तो अब ओल्ड टैक्स रिज्यूमे के बारे में बात करते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिज्यूमे में क्या होता है कि टैक्स स्लैब 4 ही है। शुरू के 2.5 लाख के लिए दोनों, यहाँ 0 था तो उन्होंने यहाँ भी 0 कर दिया। ठीक है, वैसे एक्चुअल टैक्स रिज्यूमे ये है, बाद में ये बना था। ठीक है, शुरू के 2.5 लाख के लिए 0 है, अगले 2.5 लाख के लिए 5% है, तो ये दोनों स्लैब तो कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, अगले 5 लाख में ₹5 to 10 लाख के लिए हुआ, या 5 की जगह 5 लाख लिखना है। ठीक है, सब लाखों की बात हो रही है, बहुत बड़ी बातें हो रही है, लाखों में हो रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ठीक कर लीजिएगा। ये अभी कहेंगे कि यहाँ पे ₹2.5 लिखा है, क्या गलत चीज़ लिखी है। आप बस ये चीज़ें देखते हो कि जो हल्की फुल्की गलत हो जाए, गलत निकालो, नुक्स निकालो, बात ख़त्म करो। ठीक है, तो मैं एक बार सही कर देता हूँ, नुक्स ही हटा देते हैं हम सारी, चाहे आपका टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन नुक्स हट जाएंगे। ठीक है, तो बात किस में हो रही है, लाखों में हो रही है। ठीक है, अब लाखों में खेल रहे हैं,
तो शुरू के 2.5 लाख के लिए 0%, फिर 2.5 लाख से 5 लाख के लिए 5%, 5 लाख से 10 लाख के लिए 20% और 10 लाख एंड अबव के लिए 30%। ठीक है, अब फिर से मान लेते हैं आपकी सैलरी कितनी है, 10 लाख है। ठीक है, मान लिया सैलरी 10 लाख है और आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, नहीं की बात चल रही है। ठीक है, तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो कितना है, 10 लाख, और आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हुई, ग्रॉस इनकम के बराबर हो गई। टैक्सेबल इनकम ग्रॉस इनकम के बराबर हो गई, क्योंकि सेविंग 0 है। ठीक है, तो सेविंग 0 है और टैक्सेबल इनकम ग्रॉस इनकम के बराबर है, तो हम सिंपली फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे तो 0 टैक्स रेट कुछ है तो 0 है, तो मैं सिंपली यहाँ 0 लिख दिया, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, मैं सिंपल 0 लिख दिया। बस आप लगा सकते हो, लेकिन मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मेरा कोई एग्जाम में थोड़ी कॉपी चेक करने आ रहा है, आप लगा लीजिएगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। पर असली एक्सरसाइज ये नहीं है, एक्चुअली एक्सरसाइजेज ये है। ठीक है, ओके, तो मैंने 0 लिख दिया। अगले 5% के लिए फॉर्मूला लगा के = 5/100 इंटू 2.5 लाख 12,500। फिर अगले 5 लाख के लिए 20% का है। ठीक है, 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। तो फॉर्मूला लगा के भी यही वैल्यू निकली, 1 लाख मीन्स 1 लाख प्लस 12,500, 1,12,500 आपको टैक्स में देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपका 10 लाख की इनकम पे कितना देना पड़ रहा था, 75,000, और यहाँ आपके 10 लाख के इनकम पे देना पड़ रहा है 1,12,500। तो अगर आप सेविंग नहीं करते हो तो कौन सा बेटर है, न्यू टैक्स रेजिम में। ठीक है, सेविंग नहीं करते हो तो न्यू टैक्स रेजिम में बेटर है। अगर सेविंग करते हो तो ओल्ड टैक्स रेजिम में बेटर होता है काफ़ी चांसेस में। ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैसे कैसे। एसएससी में जो भी पोस्ट है, उस जिस भी पोस्ट पर जाओगे, स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से अगर आप सेविंग अच्छे से करो तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में बेटर है। ठीक है, सिंपल बात यह है कि 12 लाख के आसपास जाके तभी ओल्ड टैक्स रेजिम में न्यू टैक्स रेजिम में कंपेरिजन स्टार्ट होता है। अगर आप सेविंग भी करते हो तब भी न्यू टैक्स रेजिम में अच्छा हो सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ की दोनों वैल्यू लगभग ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स कटता है ना, 12 लाख के आसपास कोई वैल्यू है, मुझे एक्चुअली याद नहीं, 12-13 लाख के आसपास कोई वैल्यू आएगी कि जहाँ पर दोनों के जो टैक्स कटेंगे वो बराबर कटेंगे। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम में आप सेविंग कर लोगे 2 लाख से लेकर 3 लाख, तब भी आपका बराबर कटेंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज जो वैल्यू है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है एब्रप्टली। यहाँ 5% 20 आगे देखिए, और यहाँ 30 आगे, यहाँ 20 आने में इसको 12.5 लाख तक पहुँचना पड़ा। तो वही 12.5 लाख तक आकर ही कुछ ना कुछ होते हैं कि थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, अगर आप सेविंग कर रहे हो तो ओल्ड टैक्स रेजिम में बेटर है 12 लाख तक, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, 12 लाख तक बेटर पड़ेगा आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में, अगर आप अच्छे से सेविंग कर रहे हैं तो। ठीक, और न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है हमेशा, और 12 लाख के ऊपर अगर सेविंग भी कर रहे हो तब भी आप न्यू टैक्स रेजिम में ले सकते हो। अब सेविंग की बात आई है तो एक और बात कर ले, आपको सेविंग करनी चाहिए। सेविंग क्यों करनी चाहिए, आपका इसका फ्यूचर सिक्योर होता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए। ठीक है, और आप अगर आप न्यू जर्नी है तो आपकी सैलरी कम होगी। ठीक है, तो सैलरी लेस होगी आपकी न्यू जर्नी में, तो क्या होगा कि आपकी जो सैलरी लेस, तो आपका टैक्स भी, जो टैक्सेबल इनकम होगा वो भी कम होगा। ठीक है, जब जो ग्रॉस इनकम होगा वो आपका कम होगा। तो आप टैक्सेबल इनकम ऐसा करो कि आपका टैक्स ना कटे। कैसा करो वो देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इफ टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख देन टैक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होगा तो टैक्स 0 होता है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि 5 लाख से कम लेकर आओगे तो आपको टैक्स 0 देना होगा। ये भी इसी साल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर तक नहीं था, इसी साल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करो कि जो आपका टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से नीचे ले आओ, तो आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपका सेविंग्स है आपका फ्यूचर सिक्योर करता है, लेकिन आपका टैक्स भी सेव करता है। ठीक है, तभी इसको सेविंग्स बोले जाता है। ठीक है, 2 टाइप की सेविंग हो गई सेविंग से, एक तो आपका फ्यूचर सेविंग, दूसरा आपका टैक्स सेविंग। ठीक है, 5 लाख के अंदर लेके आओगे तो क्या होता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका टैक्स 0 होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सेविंग के बारे में और बता दूँ। देखो, अगर आपकी कोई भी सैलरी हो, सैलरी में से 50,000 आपको माइनस कर लो। गवर्नमेंट जो है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में लेते हो तो उसमें सबके लिए एक डिडक्शन रखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। मान लो आपका ग्रॉस इनकम है वो आपकी जा रही है 5,50,000। ठीक है, यहाँ आप डाल दो 5,50,000, तो टैक्सेबल इनकम इक्वल टू 5,50,000 माइनस
स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आप डाल ही सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए कॉमन है। मीन्स आपको 5,50,000 पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब एक चीज आती है एटीसी। एटीसी में आता है पीपीएफ, एफडी, ठीक है, टैक्स वाली, टैक्स सेविंग वाली एफडी। एफडी अलग अलग टाइप की होती है, तो टैक्स सेविंग वाली एफडी अलग से होती है, ठीक है। एफडी हुआ, ईएलएसएस और भी कई चीज़ें होती है, इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। तो एटीसी वगैरह में आते हैं वो, एलआईसी वगैरह भी एटीसी में आता है। तो आप एटीसी में सेविंग कर सकते हो 1.5 लाख तक की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ना मोस्टली लोग करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एटीसी। ये तो ऑटोमेटिकली आता है, ये ऑटोमेटिक है, सबके लिए बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको इसके लिए पैसे लगाने की जरूरत है। जहाँ जहाँ पैसे लगाने की जरूरत है उसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ हल्का हल्का, ठीक है। आपको यहाँ पैसे लगाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ भी पैसे लगाने की ज़रूरत है, और आपको यहाँ भी पैसे लगाने की ज़रूरत है। एक यही स्टैंडर्ड डिडक्शन जहाँ पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन तो पहले से ही यहाँ पे ऊपर, तो हल्का वाला ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, तो 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा रहेगा आपके पास, ठीक है, जब तक कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जिंदा है। क्योंकि नया आ गया तो देखते हैं पुराना कब तक रहता है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस सेविंग। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपने कोई सेविंग नहीं करी है और आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर रखा है, तब भी आपका टैक्सेबल इनकम आपका 5 लाख जा सकता है, अगर आपका जो ग्रॉस इनकम है 5,50,000 तक हो। तो मान लो आपका ग्रॉस इनकम 5,50,000 है, तो टैक्सेबल इनकम बन जाएगा 5 लाख, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स 5,50,000 तक आपको कोई वो नहीं करना होगा, टेंशन लेनी होगी। मीन्स अगर आपका सैलरी 5,50,000 से ज़्यादा है, तो आप एटीसी में इन्वेस्ट करिए, एटीसी 1B में इन्वेस्ट करिए, चाहे रेंट रिबेट लीजिए, वो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट बना रखी है, इसको बड़ा करें क्या, होम में जाके इसको यहाँ से जूम कर लेंगे, ठीक है, ये बेटर रहेगा। ओके, ये बेटर है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सेल शीट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम में एज्यूम कर रखी है सेविंग प्लस एसडी इक्वल 2 लाख, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं, ठीक। अगर 2 लाख होती है आपकी सेविंग प्लस एसडी, तो जो आपका टैक्सेबल इनकम है वो कितना हो जाएगा, वो आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा, अगर आपका ग्रॉस इनकम 7 लाख हुआ, टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो जाएगा और आपको टैक्सेबल मिल जाएगा। मीन्स ग्रॉस इनकम आपका 7 लाख पर भी आपको, ग्रॉस इनकम 7 लाख पर भी आप कोई भी टैक्स नहीं दोगे, अगर आप सेविंग वगैरह अच्छे से करें तो, ठीक है, 7 लाख में भी। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ और है, 80CD1B, यहाँ पे आप 50,000 इन्वेस्ट और कर सकते हैं एनपीएस में, ठीक है। और रेंट रिबेट है, अगर आपका पे लेवल 7 है तो आपको रेंट रिबेट अप्रॉक्स इतना मिलेगा। अगर आपका पे लेवल 7 में 4600 ग्रेड पे है, तो आपका रेंट रिबेट लगभग इतना मिलेगा, 1,28,000 तक का। अगर आप 50,000, 1,50,000, 50,000 और 1,28,000 जोड़ोगे तो वैल्यू बनेगी 3,78,000, ठीक है, 3,78,000। तो 5 लाख में 3,78,000 जोड़ दो तो 8,88,000, 8,88,000 तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये चारों चीज़ कर ले, 1 2 3 4। आपका 8,88,000 कैसा आया, 5 लाख में 70 होगा, सॉरी 8,70,000, 5 लाख में 3,78,000 जोड़ दोगे तो बनता है 8,78,000, ठीक है। अगर आपका ग्रॉस इनकम जो है 8,78,000 भी है और आपने 50,000, 1,50,000, 50,000, 1,28,000 इन सब की सेविंग कर ली है, तब आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, 5 लाख। जब आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो जाएगा तो आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा नील, मीन्स 0, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है, जो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितनी है, 8,55,000। और यहाँ पे मैंने कितना कि आप कहाँ तक एक अच्छी तरीके से बच सकते हो वो मैंने बताया, और भी तरीके बचने के, पर मैंने एक सिंपल तरीका बताया, ठीक है। ये मैं जो तरीका है मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इतना बच सकता है, क्योंकि जो मेरा ग्रॉस इनकम है वो मेरा 8.5 के आसपास है इस वक्त। 2 इंक्रीमेंट के बाद मैं पे लेवल 7 में हूँ, और 2 इंक्रीमेंट के बाद मेरा 8.5 के आसपास जा रहा है। इस साल का जो भी साल चल रहा है, इसमें मेरा ग्रॉस 8.5 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो 8.5 के पास जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरा भी टैक्स जो है कैलकुलेट किया गया है, तो मेरा टैक्स 0 बैठ रहा है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि टैक्स 0 आपका बैठ सकता है। मीन्स अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है
तो आप 2-3 साल तक अपना टैक्स बचा सकते हैं। मैं पहले साल मैंने बचा नहीं पाया था, उसके बाद बचाने की कोशिश करी है, कोई मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपको आइडिया रहे। तो मैं थोड़ा बहुत देखा, तो उसके हिसाब से मैंने सेकेंड ईयर में बचाने की कोशिश करी। और मेरा तीसरा साल चल रहा है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में भी मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर में मुझे भरोसा नहीं है कि बच पाएगा, मुझे नहीं लगता नेक्स्ट ईयर में मैं बचा पाऊंगा, लेकिन आप लोग बचा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप नई जर्नी हो, ठीक। तो आप उम्मीद है कि आपने ये स्लैब्स देख लिए हैं, आपने ये टैक्स स्लैब देख लिया है, आपने सेविंग के कुछ तरीके देख लिए हैं, ठीक है। ये आपको नाम याद होना चाहिए, बाद में जो चीज़ें आप पूछ सकते हो मुझसे, अगर टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, ठीक ना। नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता है, कहीं भी हट कर गूगल कर लो, ठीक है। तो अभी वाला जो हमने एक्सरसाइज बनाई है, मैंने ग्रॉस इनकम 7 लाख पे टैक्स जीरो, उसके हिसाब से मैंने एक्सरसाइज बनाई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेविंग कितनी दिखा रखी है, सिंपली 2 लाख की, ठीक ना। ओके, 2 लाख के लिए सेविंग के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एसडी जो है 50,000 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा 80C में, सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 80C में 1.5 लाख का, ठीक है। ओके, तो अब इस एक्सरसाइज पे आते हैं। 1 सेकेंड ना। आप इस चीज़ का चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए, अब इस यहाँ पर मैं आऊँगा तो यहाँ पे फॉर्मूल लगेगा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पे इफ़ लगेगा, यहाँ पे एंड और भी लग सकता है, यहाँ पे एंड और भी लग सकता है, ठीक है ना। पर मैं एंड और का यूज़ नहीं करूँगा, आप चाहो तो एंड और का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब भी इफ़ फंक्शन का यूज़ होता है ना, तो कई तरीके से आंसर निकाल सकते हैं हम, कई तरीके से, ठीक है। ये मैंने आपको इनिशियल वीडियो में बता दिया था, एक्सेल का जो इनिशियल वीडियो बनाया है मैंने, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल में, मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एंड और का कम से कम इस्तेमाल करूँ। जितना फंक्शन कम इस्तेमाल करोगे ना, उतना जल्दी आपका प्रोग्राम चलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। जितना कम फंक्शन होता है उतनी जल्दी आपका आंसर आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो वैल्यूज़ है कम इस्तेमाल करूँ, ठीक है। ओके, तो इफ़ तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि स्लैब्स 4 है, ठीक है। यहाँ पे स्लैब्स 4 है और यहाँ पे स्लैब्स 7 है, ठीक है। तो कंडीशन तो लगेंगी, पर कंडीशन के अंदर डुअल ट्रिपल कंडीशन में लगाना नहीं चाहता मैं, एंड और का यूज़ नहीं कर सकता मैं, कई सारे लॉजिक एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो उसके लिए एक और चीज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर है, मान लो ये 3 4 5 6 7 8 9, इस स्लैब को भूल जाइए, ठीक है। इस स्लैब को भी भूल जाइए, इस स्लैब को अब नाम दे दो, नाम क्या दे दो, इसको एक इंसर्ट कर दूँ कॉलम, हाँ, इसको यहाँ पे नाम कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं इनका, नामकरण 7, ठीक है 7। रेनबो कर देते हैं, रेनबो में भी 7 ही आता, RAINBOW, ठीक है। हमने रेनबो करके एक नाम दे दिया है हर एक स्लैब को, हर एक, देखिए इसका, इस स्लैब का नाम R है, इस स्लैब का नाम A है, ये I है, ये N है, B है, O है, W है। ये 7 बच्चे हैं मान लेते हैं, ठीक है। ये 7 क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। और आपको हर बच्चे को क्या देना है, चॉकलेट बांटना है, क्या करना है, चॉकलेट बांटना है, ठीक है। और ये कहा गया कि ये जो 2.5 को, जो इस लाख को आप साल मान लो, ठीक है। R जो बच्चा है इसकी जो उम्र है 2.5 साल की है, ठीक है। A जो बच्चा है इसकी उम्र कितनी है, 5 साल की है। I 7.5 साल का है, N 10 साल का है, B 12.5 साल का है, O 15 साल का है और W 15 साल से ज़्यादा का है, ठीक है। इतना आपने मान लिया। आप स्लैब पे ध्यान मत दो, मैं नहीं चाहता कि आप स्लैब पे ध्यान दो, ठीक। तो अब इन सब पे ध्यान दो। ये 2.5 साल का, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 और 15 से ज़्यादा साल का है ये वाला बंदा। इसकी उम्र आप देख नहीं पा रहे हो, जो आपका उम्र नापने का सिस्टम है, मान लेते हो कोई नापने का सिस्टम है, वो 15 साल से ऊपर उम्र नाप नहीं पाता है। तो जब नाप नहीं पाता, तो समझिए इसकी जो उम्र है 15 साल से ज़्यादा है, ठीक है। ओके, तो अब चॉकलेट बांट रहे हो, तो आपसे कहा गया कि आप हर राउंड में 5 ही चॉकलेट बांट सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। हर राउंड में मैक्सिमम 5 चॉकलेट बांट सकते हो। और जो बच्चा 2.5 साल का है उसको अब 0 चॉकलेट दोगे, आपसे कहा गया आप 0 चॉकलेट दोगे।
जो 5 साल का है उसको 5 चॉकलेट दोगे, जो 7.5 साल का है उसको 10 चॉकलेट दोगे, 10 साल वाले को 15 चॉकलेट, 12.5 साल को 20 चॉकलेट, 15 साल वाले को 25 चॉकलेट और इसको 30 चॉकलेट। ठीक है, और आपको राउंड लगाना है, बच्चे के इर्द गिर्द आपको राउंड लगाना है, बच्चे सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, और हर एक राउंड में आप 5 चॉकलेट दे सकते हो। तो आपने पहला राउंड लगाया, पहले राउंड में आपने सिंपली क्योंकि इसको 0 देगा आपने इसको इग्नोर कर दिया, कह छोड़ो इसको क्या देना। तो पहले राउंड में आपने इसको 5 दिया, इसको 5 दिया, इसको 5 दिया, इसको 5 दिया, इसको 5 दिया और इसको भी 5 दे दिया। ठीक है, आपने नेक्स्ट राउंड लगाया, ओ सॉरी हाँ ओके, नेक्स्ट राउंड लगाया तो आपने इसको 5 दे रखा था, आपने और एक बार 5 दे दिया। ठीक है, सॉरी इसको नहीं सकते, आपने नेक्स्ट राउंड लगाया तो देखा कि 5 इसको मिल चुके हैं, मैक्सिमम लिमिट इसकी 5 है, तो आपने इसको नहीं दिया, आप यहाँ पहुँचे, इसके पास पहुँचे और आपने इसको 5 और दे दिया। ठीक है, और आपने वही इसको भी 5 और दे दिया। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट राउंड में इन सबको 5 देना स्टार्ट किया। एक सेकंड ना, इसको जरा सा हम लेफ्ट अलाइन कर दें या मिडिल अलाइन कर देते हैं, सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर अच्छा ही लग रहा है मुझे, मैं इसको लेफ्ट ही कर देता हूँ। ओके, और इसको कलर कर देते हैं कुछ ताकि थोड़ा सा अलग सा लगे। ओके, तो आपने इसको 5 पहले राउंड में दिया था, इन सबको 5 पहले राउंड में दिया, सेकंड राउंड लगा तो आपने देखा इसको 5 मिल चुके हैं, मैक्सिमम लिमिट इसको 5 ही मिल सकता है, तो आपने सबको आप देना स्टार्ट किया, तो +5 किया आपने। ठीक है, आपने ऐसे करके सबको 5 देना स्टार्ट कर दिया। ठीक, ओके, और आप अगले राउंड पे आए तो देखा कि इसको 10 मिलने थे, अब इसको 10 दे चुके हो, तो वैसे ही अब अपने अगला राउंड लगाया, तीसरा राउंड लगाया तो इसमें 5 पे आ गए, इसको 5 दिया आपने, इसको 5 दिया, इसको 5 दिया। तो आप बात समझ रहे हैं कि ऐसे करके आप राउंड लगा रहे हो। ठीक है, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। यहाँ पे क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताऊँगा, पहले से ज़रूरत नहीं तो मैं छुपा देता हूँ इनको, ताकि आप इसको ना देख सको। ओके, देखिए जो आपका टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हो, एसएससी की जो सैलरी है वो 10 लाख से कम है। कितनी है? 10 लाख से कम है। तो मुझे किन की ज़रूरत नहीं है, मुझे 10 लाख से ज़्यादा वालों की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इन सब की वैल्यू छुपा दी अभी के लिए। ठीक है, तो आपने देखिए 3 राउंड लगाए हैं। ठीक है, आपने 3 राउंड में इनको वैल्यू बांट दी है, 5, 10, 15 कर दिया, पर यहाँ सबको मैंने आपने 5-5 में तोड़ दिया। आप देख पा रहे, तोड़ दिया। ओके, तब इसी के बेस में फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखिए आप चाहो तो अपने हिसाब से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इफ़ कंडीशन में आप फॉर्मूला कई टाइप से यूज़ हो सकता है। ठीक है, मैं अपना तरीका यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना तरीका यूज़ कर सकते हो। आप एंड और का यूज़ करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। एंड और का यूज़ क्यों करोगे, इसके पीछे का लॉजिक है कि देखिए इफ़ इसलिए क्यों है, क्योंकि स्लैब कई सारे स्लैब्स है, इसलिए इफ़ लगेगा। स्लैब्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब पॉसिबिलिटी होती है तब इफ़ लगता है। ठीक है, और एंड क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी एक मिनिमम लिमिट है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो एक एंड की वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, ओके, इसलिए मुझे लगता है आप इफ़ और एंड का यूज़ कर सकते हो, तो आप करिए। मैं आपको सिंपली एक तरीके से करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको सीखना है, तो मैं सीखने के लिए क्यों फॉर्मूला लंबे वाले फॉर्मूला यूज़ करूँ, क्यों ना शॉर्ट वाले फॉर्मूला यूज़ करूँ। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ़ अगर आपकी सैलरी कितनी हो, 5 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कायदाई सैकड़ा हज़ार लाख, तो आप टैक्स दोगे। सिंपल सी बात है, टैक्स दोगे। टैक्स दे रहे हो 12,500, क्योंकि 5 लाख के ऊपर जब भी जाओगे तो 2.5 लाख से 5 लाख तो आएगा ही आएगा। इफ़ मैं इक्वल टू हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, जब भी आप 5 लाख से ऊपर जाओगे तो आपका ये वाली वैल्यू तो पक्का आएगी, ये वाली वैल्यू है ये पक्का आएगी, 12,500 वाली, ये वाली वैल्यू पक्का आएगी। क्योंकि 5 लाख से ऊपर होगा तो वो 6 लाख भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 12 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ भी हो सकता है, पर वो 5 लाख तो पक्का होगा ना, क्योंकि 6 लाख के अंदर 5 लाख भी आता है, 8 लाख के अंदर 5 लाख भी आता है, 10 लाख के अंदर भी 5 लाख आता है, 12 लाख के अंदर भी 5 लाख आता है। मीन्स ये वाली चीज़ पक्की होगी। तो मैं ये जो फॉर्मूला है ना 5/100 इंटू ये, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं 12,500 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ 12,500 लिख दिया। तो आपको 12,500 टैक्स देना ही देना पड़ेगा अगर आपका 5 लाख के ऊपर सैलरी गई तो। ठीक ना, प्लस
प्लस क्या है, प्लस क्या है, अब 5 लाख के ऊपर सैलरी है तो 10% तो आपको देना ही देना है। ठीक, 5 लाख के ऊपर सैलरी है आपकी, 6 लाख भी हो सकती है, 8 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, पर 5 लाख के ऊपर है तो इस स्लैब में तो आपको आना ही आना है। ठीक है, आप इस स्लैब में हो ही हो। ठीक है, कोई सा भी सैलरी हो, 6 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, उसके बीच में स्लैब आएगा ही आएगा। 6 लाख के लिए ये वाला स्लैब तो है ही, 8 लाख के लिए ये दोनों स्लैब है, 10 लाख और 12 लाख के लिए ये वाला स्लैब भी, ये वाला स्लैब भी, ये वाला स्लैब भी, मीन्स ये वाला स्लैब तीनों में कॉमन आएगा। ठीक है, मीन्स ये वाला स्लैब आपका आना ही आना है। तो आपने देखा आपका ये दोनों स्लैब पक्का आना है, वैसे यहाँ पे ये दोनों स्लैब पक्का आना है। ठीक है, ये वाला स्लैब भी आना है, पर ये जीरो है तो मैं इतना हिसाब नहीं लगा रहा इसमें। ठीक है, ओके, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 12,500 प्लस, प्लस क्या करोगे आप, 10/100, 10/100 इंटू दिस। ओ, ये हुई गड़बड़ी दोस्तों। ठीक है, आप इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू दिस माइनस, क्योंकि 5 लाख तक का आपने हिसाब कर लिया है तो माइनस कितना करोगे, 5 लाख। आप कहोगे 5 लाख तक का हिसाब कैसे कर लिया है। ओके, देखिए 12,500 जब मैंने यहाँ लिख दिया, इसका मतलब आपने 5 लाख तक का टैक्स दे दिया है। अब हम 5 लाख के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, 5 लाख के ऊपर जा रहे हो तो कितना टैक्स दे रहे हो, 10%। तो हमने यहाँ पे 10% लिख दिया, 10% इंटू B9 माइनस 5 लाख प्लस। ठीक है, अब ये B9, जो B9 की वैल्यू है ये 5 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है, ये इसकी वैल्यू 5 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है, 8 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें से हमने 5 लाख माइनस कर दिया है, प्लस, प्लस क्या है, इफ़, और हमें चेक करना पड़ेगा हमारी सैलरी 5 लाख के ऊपर तो है, पर क्या वो 7.5 लाख के ऊपर भी है। ठीक है, कि वो 7.5 लाख के ऊपर है तो 15% वाला टैक्स भी लगेगा। तो चेक करते हैं, इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख बस। ठीक है, अगर ये हुआ तो कितना टैक्स लगेगा, 15%। लेकिन आपने ये 15% में से 10% आपने इसको यहाँ दे दिया, देख रहे हो, आपने यहाँ पे 10% इसको यहाँ दे दिया, तो कितना बचा, सिर्फ 5% और देना बचा है, 5% और देना बचा है। आपने एक राउंड लगाया था ना, राउंड वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, आपने यहाँ पे 10 दे दिया है तो आपको सिर्फ 5 देना बचा है। तो यहाँ पे 5/100 इंटू B9 माइनस 7,50,000, ये आपने वैल्यू दे दिया, ये आपकी वैल्यू आ गई। फिर अगर ये चीज़ नहीं हुई, अगर 7.5 लाख के ऊपर नहीं है तो फॉल्स में क्या आएगा, फॉल्स में क्या करोगे आप, कोई टैक्स दोगे या नहीं दोगे, नहीं दोगे। ठीक है, 0 हो गया। कोई चीज मत जोड़ो, कोई 7.5 लाख के ऊपर नहीं है तो क्यों जोड़ रहे हो भाई, मत जोड़ो। ठीक है, कॉमा। अब हमारा जो इफ़ का ये वाला कंडीशन है ये पूरा फुलफिल हो गया हमारा। इफ़ अगर 5 लाख के ऊपर तो हम टैक्स दे चुके हैं, ठीक है, हम सिर्फ 10 लाख तक जा रहे हैं, आपको पता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, 10 लाख तक जा रहा हूँ क्योंकि सैलरी यहाँ पे 10 लाख से कम है, तो इसमें उसके ऊपर नहीं जा रहा, वरना बहुत लंबा फंक्शन लग जाता। ठीक है, तो अगर 5 लाख के ऊपर आप टैक्स दे चुके हो तो अब 5 लाख के नीचे हो तो क्या होगा, टैक्स नहीं देना, तो 0 वैल्यू कर दो और यहाँ पे एंटर कर दो। तो इस बंदे ने कोई टैक्स नहीं दिया। अगर इसको ड्रैग कर दोगे तो यहाँ वैल्यू देखो, टैक्स, ये टैक्स देने की वैल्यू आ चुकी है। अब आप जो PDF है, PDF से इसको मिलाना। ठीक है, इसको आप PDF से मिलाओगे, देखते हैं वैल्यू करेक्ट या नहीं है। और देखिए करेक्ट नहीं है वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू करेक्ट नहीं है, इसके पीछे का रीज़न और एक है। मैंने यहाँ लिखा है टैक्स कलेक्शन विद सेस। देखिए आप टैक्स दे रहे हो, पर टैक्स के ऊपर भी एक सरचार्ज है, सरचार्ज है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस टाइप से कुछ है जो करेक्ट याद नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो होता है 4% का। आप टैक्स तो देते हो, ठीक है, टैक्स देते हो कोई, तो टैक्स की वैल्यू अगर 1 है तो जो सेस की वैल्यू है वो 0.04 है, मीन्स 4% आप सेस देते हो। ठीक है, तो आप यहाँ टैक्स दे रहे हो, तो जो भी वैल्यू है उस टैक्स की, उसमें अगर आप 0.04% ऐड कर दोगे तो आपका एक्चुअल जो टैक्स में वैल्यू दे रहे हो वो आप टैक्स में दोगे। ठीक है, वो इनकम टैक्स को दोगे टैक्स के रूप में, तो सेस भी जोड़ा जाएगा इसमें। तो सेस जोड़ेंगे तो जो आपका ये यहाँ पे ये पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को क्या करोगे आप 1.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1.04 लिख देंगे
इनटू मल्टीप्लाई करने के लिए ये पूरी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू तो ब्रैकेट में डालेंगे और ब्रैकेट खत्म करेंगे कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। और हमने यहाँ ब्रैकेट खत्म कर दिया। अब लगा दो एंटर, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ लग गया है। और इसको हम ड्रैग कर देंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आई है। क्या ये PDF से मैच कर रही है? हाँ जी, ये PDF से मैच कर रही है। देखिए 17,639, 17,639, 28,549, 48,399, 48,399 और 555 26। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे सिंपल से फॉर्मूले में हमारा पूरा टैक्सेबल इनकम कैसे हो सकता है हमने कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रेजिम में, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ कर रहा हूँ। एक्सेल में इससे टाइम लग रहा है। अगर सिंपल आपको बता देता ना, 3-4 एग्जाम्पल देता आपको कि मेरी सैलरी 6 लाख है, उसकी सैलरी 8 लाख है, इसकी सैलरी 10 लाख है, इसकी सैलरी 12 लाख है, तो समझ में जल्दी आता। और वहाँ पे मैं ऐसे एक्सेल में एक लाइन में फॉर्मूला नहीं लगाता, वहाँ पर मैं ऐसे काम करता। यहाँ पे 6 लाख के लिए यहाँ से यहाँ तक गया, 12.5 हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, तो वैसे जल्दी लगता, आपको जल्दी समझ में आता। लेकिन मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग लगाएं, ठीक है। मैं कभी फुर्सत में अच्छे समझाऊंगा इसको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप फुर्सत में समझेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक। तो सिर्फ एक्सेल शीट के लिए क्या हो गया, व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपका ये न्यू टैक्स रेजिम में फॉर्मूला आ गया। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या करना होगा, इजिकल टू फॉर्मूला वही है, 5 लाख के ऊपर है तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो फिर चेक करते हैं क्या ये सैलरी 5 लाख के ऊपर है। अगर हाँ तो टैक्स दो। टैक्स कितना दोगे? सबसे पहले तो 12,500 तो देना ही देना है, क्योंकि 5 लाख के ऊपर जाओगे तो 5 लाख के नीचे वाला जो 12,500 तो देना ही देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 5 लाख के ऊपर है, ठीक है, तो जो 5 लाख के नीचे 12,500 बन रहे थे वो तो दोगे ही दोगे, तो 12,500 दोगे ही दोगे, ठीक है। और क्योंकि आपकी सैलरी 10 लाख के अंदर है तो उसके अलावा सिर्फ 20% वाला फॉर्मूला लगेगा, तो सिंपल 20% लगेगा। तो आप यहाँ पे गलती करने वाला हूँ, पहले बोल दूँ, वो गलती आप ही फाइंड करोगे। 20% वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 20% किस में लगेगा, जो भी आपकी ये वैल्यू है उसमें से आप 5 लाख माइनस कर दोगे, ठीक है। उसमें से आप 5 लाख माइनस कर दोगे तो यहाँ 20% लग जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट खत्म। कॉमा 0 फॉल्स कंडीशन में लगेगा ना, एंटर। तो हमारे यहाँ पे ये ओल्ड टैक्स रेजिम का फॉर्मूला लग गया। फिर इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक है, इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक है। आप देखो क्या मिस्टेक है, फाइंड करो। अगर आप फाइंड कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तब भी अच्छी बात है, तब बताऊंगा कैसे होगा। सबसे पहले देखो, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या कहा था मैंने, टैक्सेबल इनकम क्या होता है, ग्रॉस इनकम माइनस सेविंग। क्या बोलते मैंने, ग्रॉस इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम क्या होगा, ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम प्लस सेविंग, ठीक। ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम प्लस सेविंग, ओके। तो सेविंग कितनी हो रही थी, 2 लाख की, ठीक है। सेविंग कितनी हो रही थी, 2 लाख की, और आपको 2 लाख की सेविंग है और 5 लाख तक आप टैक्स नहीं दोगे, पता है ना आपको, 5 लाख तक आप टैक्स नहीं दोगे। इसका मतलब अगर आप सेविंग 2 लाख की है, 5 लाख तक अगर टैक्स पर इनकम हो तो कोई आपको टैक्स नहीं देना है। 2 लाख की सेविंग है, 5 लाख तक को टैक्स देना है, तो 2 लाख प्लस 5 लाख 7 लाख, मीन्स आपका ग्रॉस इनकम अगर 7 लाख भी हुआ तब भी आप कोई टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। तो अगर ग्रॉस इनकम 7 लाख हुआ तब भी आप कोई टैक्स नहीं दोगे, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट किया है, तो देखिए यहाँ पे 000 आ रहा था, पर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में 5 लाख लिखा है, पर यहाँ पे ग्रॉस इनकम क्या है, हमें 7 लाख तक जाना है, क्योंकि आपने सेविंग भी करी है 2 लाख की, तो हम 7 लाख करेंगे, और यहाँ 7 लाख करेंगे तो यहाँ भी 7 लाख करेंगे। अब भी एक एरर आने वाला है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो गया, और शायद यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, और यहाँ पे वाह, सही हो गया क्या इतनी जल्दी, वाह, ओके। नेगेटिव वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने 7 लाख पे आगे बढ़ा दिया है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अगर आपकी सैलरी जो है 7 लाख के ऊपर है तब हम इस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। 7 लाख के ऊपर है तब आपका टैक्स पड़ेगा, तो इतनी सी बात है। तो हमने 7 लाख के ऊपर टैक्स वाला इनकम डाल दिया है,
तो 7 लाख के ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो 12,500 देना ही देना है आपको, प्लस 20%। यहाँ पे देखिए 12,500 देना ही देना है आपको, और प्लस 20% आप जो भी आपका इनकम है, 6 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, 9 लाख हो, 10 लाख हो, वो जो भी इनकम है उसका 20%। तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया और इससे हमारी वैल्यूज़ आ गए। पर यहाँ पे वैल्यूज़ दोनों मैच नहीं कर रही है। क्यों मैच नहीं कर रही है? क्योंकि आपको पता है एक सेस भी कोई चीज़ है, यहाँ सेस भी कोई चीज़ है, तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.04 से। कौन सी वैल्यू को? इतने वैल्यू का 1.04 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आप 1.04 लिख दीजिए, 1.04 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट कहाँ खत्म? ब्रैकेट यहाँ तक खत्म। बहुत ही छोटा फॉर्मूला लग गया। आई थिंक मैंने जो पहले बनाया था बहुत ही बड़ा फॉर्मूला बनाया था, पर ये बहुत छोटा फॉर्मूला लग गया, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया 1.04 और इसको मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया। ठीक है, क्या ये यहाँ भी ड्रैग हो सकता है? पीछे नहीं हो सकता, तो मुझे यहाँ भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 1.04 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ ब्रैकेट ख़त्म, ये, और हमने इसको ये ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपने सेविंग कर ली 2 लाख की तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स आपको कम टैक्स देना है ओल्ड टैक्स रेजिम में, अगर आपने सेविंग कर लिया। देख लो, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में तो जो 2400 रेट पे जो टैक्स स्टैंड बन रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई भी टैक्स रेजिम पे हो कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि इसके 5 लाख से कम बन रहा है। और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी अगर आप ऑडिटर पे भी गए हो तब भी आपको टैक्स नहीं देना है, सॉरी यहाँ, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर रखा है। तो मैंने आपसे कहा था 5,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने 80C में भी इन्वेस्ट नहीं करा है। क्या आपने 80C में भी इन्वेस्ट नहीं करा 1.5 लाख का, तो यहाँ क्या बचता है? सिर्फ 50,000 बचता है। तो अगर आप 50,000 बचता है तो फॉर्मूले में आप 5,50,000 कर दो। ठीक है, आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हो तो ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या हो सकता है वो देखते हैं। आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सेविंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको SD का 50,000 मिल रहा है। ठीक है, SD का सिर्फ 50 मिल रहा है, यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हो तो सिर्फ आपको SD का 50,000 मिल रहा है, तो मैं 5,50,000 लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ इसको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई सेविंग नहीं करोगे तो आपको कितना टैक्स देना होगा वो देख लेते हैं। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? हाँ, यहाँ भी तो 5,50,000 लिखना पड़ेगा ना। हाँ, ये सब चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने कहीं पे चेंजेस करें तो उसका दूसरी चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अब ड्रैग कर दो। ओके, देखो अगर आप पूरी तरह सेविंग नहीं करोगे तो देखिए न्यू टैक्स रेजिम में आपका अच्छा जा रहा है, इन दोनों के लिए, सॉरी इन तीनों के लिए अच्छा जा रहा है। ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम में इन तीनों के लिए अच्छा है। अगर ये सेविंग नहीं कर रहे हैं तो सेविंग नहीं कर रहे तो लेवल 6 में 4200 के रेट पे, 4600 के रेट पे, 4800 के रेट पे उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम अच्छा है। अगर सेविंग कर रहे थे तो बैक करता हूँ, सेविंग कर रहे हैं तो उनके लिए और एक बैक कर देता हूँ। हाँ 7 लाख पे आ गए। ठीक है, अगर सेविंग नहीं कर रहे हैं तो कौन सा अच्छा था? टैक्स न्यू वाला। और सेविंग कर रहे हैं तो कौन सा अच्छा है? ओल्ड वाला। तो आपने यहाँ देखा कि सेविंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है चेक करने के लिए कि आपके लिए ओल्ड वाला अच्छा है या न्यू वाला अच्छा है। ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया कि मेरा जो ग्रॉस है लगभग इतना जा रहा है, तभी मैंने ग्रीन कर रखा है, लगभग इतना जा रहा है और लगभग हम इतना बचा सकता हूँ मैं, तो मैंने कोशिश करी है तो मैं बचा रहा हूँ इस साल। और अगर आप न्यू जानी है तो फ्यूचर के लिए सेविंग करिए स्टार्टिंग में, उससे आपकी टैक्स की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, न्यू जानी है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी सैलरी लेस है, इसलिए जो आपका टैक्स पर इनकम है वो 5 लाख से नीचे आ सकता है आफ्टर सेविंग। ठीक है, मैंने ये जो एक्सरसाइज इसलिए डाला है क्योंकि आप लोग जॉब पर जा रहे हैं, आपको स्टार्ट टाइम में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई भी आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, तो आप लोग टैक्स में बहुत पैसे लगा दोगे बिना सोचे समझे। ठीक है, कि टैक्स में यार जाने दो यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो बाद में खलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि अगर आपके 30-40 हज़ार रुपये भी टैक्स में चले गए साल के तो आप खलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1.5 लाख बचाकर 1.5 लाख सेव कर रहे हो, कुछ मतलब ये आपको बाद में तो वापस मिलेगा ही मिलेगा 1.5 लाख। आप कहीं 1.5 लाख दे रहे हो और 1.5 लाख देने के बाद आपको 40,000 बच रहा है आपका। सिंपल सी बात हुई, मान लो आपको पैसे मिले, आपने वो 1.5 लाख गुल्लक में डाल दिया। ठीक है, बचपन में गुल्लक वगैरह सिक्के डाला करते थे। ठीक है, वो फिर आपने उस गुल्लक को काफ़ी टाइम फोड़ देते हो और उसमें से पैसे निकाल देते हो, है ना। तो वही चीज़ है कि आपने 80C में LIC कर दिया, कुछ कर दिया, आपने वो गुल्लक में डाल दिया एक तरीके से, और बाद में वो पैसे आपके पास आने ही आने हैं।
गुल्लक में डालने से फ़ायदा ये हुआ कि जो आपके एक्स्ट्रा पैसे, मान लो दुकान में सामान लेके जा रहे हो, दुकानदार ने कहा आपने गुल्लक में पैसे डाल लो तो अच्छी बात है, मैं तुमसे थोड़े कम पैसे लूँगा, तो इस हिसाब से वो कम पैसे आपके बच जाते हैं। ठीक है, मैं तुमसे टैक्स नहीं लूँगा, दुकानदार बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप टैक्स नहीं दे रहे हो उतना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जाओगे तो आपका अप्रॉक्स जो टैक्स जा रहा था बिना सेविंग करने के बाद, वो जा रहा था, यहाँ पे मैंने कितना लिखा था, 5,50,000। तो आप कितना बचा पा रहे हो खुद देख पाओगे आप। फिर से देखते हैं। आप कहोगे बहुत लंबा वीडियो बन गया, पर ये वीडियो ज़रूरी है क्योंकि पैसों का मामला है। ओके, अब आप देख लो, अगर आप सेविंग नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था। अगर आप सेविंग सही से नहीं कर रहे थे तो आपको यहाँ फालतू में लगभग 14,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, आप वहाँ 1.5 लाख इन्वेस्ट करके बचा पा रहे हो। बल्कि मैं फैक्ट बताऊँ, यहाँ पे सिंपली आप 1 लाख भी इन्वेस्ट कर दोगे तब भी आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि 5.5 लाख तो बच ही रहे थे। 5.5 में 1 लाख और जोड़ दोगे तो 6.5 लाख हो जाएगा। तो आपको यहाँ सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करके आपके 33,000 रुपये बच जाएंगे। समझ रहे हो बात को। फिर वहीं यहाँ पर भी देखिए 67 है, यहाँ 35 है, आपके यहाँ पे 32,000 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। उसके अलावा 50,000 80CD1 भी है, बहुत कुछ है। जो मैंने बता दिया था आपको कि मैं कैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ अपना इस साल। अगले साल मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, ये मुझे पता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप भी कोशिश करिए कि बचा पाए। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, बहुत रात भी हो रही है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। अगर आप ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आपने XCT में कैलकुलेट करना सीख गए हैं, और उसके बाद आप YCT में भी कैलकुलेट करिएगा और ZCT में भी कैलकुलेट करिएगा। आप YCT और ZCT में खुद कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। देखिए, क्योंकि YCT में सैलरी कम है तो आपका टैक्स भी कम ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपका जो टैक्स जा रहा था, इस बंदे का टैक्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा रहा था, और यहाँ पे 3 लोगों का नहीं जा रहा था अगर सेविंग अच्छे से कर रहे थे। YCT में जाओगे, अब इस बंदे का भी टैक्स नहीं जा रहा न्यू टैक्स रेजिम में, ये तीनों यहीं पर रहे, यहीं पर ही रहे। आगे गए ZCT में गए तो इन दोनों को तो जा नहीं रहा था, और यहाँ पे इन चारों का नहीं गया। देख रहे हो आप, मीन्स लेवल 8 वाले को देना ही पड़ रहा है, कितना भी करें इसे देना पड़ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 लाख के अलावा भी बाकी सेविंग भी कर सकते हो। 3,78,000 तो सिंपली से बचा सकते हो, 3,78,000 के आसपास, 3,80,000 मान सकते हो इसको, तो बचा सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो, और दूसरी उम्मीद भी है कि आप YCT और ZCT का फॉर्मूला खुद लगा के निकालोगे। वैसे मुझे पता है आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो। ठीक है, आप ऐसा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे हो तो और एक फॉर्मूला भी लगाओगे। आप कई सारे इफ़ लगाओगे। आप पता क्या करने वाले हो, इफ़ यहाँ पे एक मैं सिंपली करूँगा नहीं। ठीक है, 1.04 से बाद मल्टीप्लाई करूँगा। 5 लाख से ज़्यादा है तो क्या करोगे आप, छोड़ो, मैं क्या बताऊँ इसमें, आप कई सारे इफ़ लगाओगे। मुझे सोच रहा हूँ कि क्योंकि आप स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा सा टाइम खुद को देना चाहिए। अगर खुद कोशिश करोगे ना तो आपका अच्छा आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा फॉर्मूला यूज़ करो, मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक फॉर्मूला यूज़ करो जिसमें कि कई सारे इफ आएंगे। अब 5 लाख से ज़्यादा है तो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे, मैं खुद को रोक नहीं पाता। ठीक है, एक एंड लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कि सैलरी कितनी है, तो आप इफ़ लगा के एंड लगा के चेक करोगे कि ये वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5 लाख। ठीक, कॉमा, और वही वैल्यू इज़ लेस देन 7.5 लाख। ठीक है, अगर ये चीज़ हुई, ठीक है, ये चीज़ हुई, यहाँ पे 7.5 लाख एक कर देता हूँ, क्यों लेस देन इक्वल टू करना है ना, तो 7.5 लाख एक कर देता हूँ, क्या जा रहा है मेरा। ठीक है, तो 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक अपने आप हो गया। अगर ये चीज़ हुई तो आप क्या करोगे, आपको पता है कितना देना है, 10% देना है, तो आप क्या करोगे, 10% कर दोगे इसको। ठीक है, अब 10% का 0.1 लिख देता हूँ। 10% ऑफ क्या, B9 माइनस 5 लाख, 2.5 सैकड़ा 10,000 लाख। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे।
जितना मुझे लगता है, ये मुझे लगता है 12,500 तो दे नहीं दें, तो आप सिंपली 12,500 सिंपल लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो आपने पहले लगाया, अगर 5 लाख से ज़्यादा है और 7.5 लाख तक है तो 10% जाएगा ऑफ 5 लाख, तो आपने यहाँ लगा दिया और इसमें आपने 12,500 भी जोड़ दिया, ठीक है। ये सिंपली मैं इतना लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा, नहीं तो एल्स 0 कर देता हूँ अभी। अभी से 7.5 लाख तक के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, जो आप करने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है 7.5 लाख तक यहाँ तक जा रहा है। तो आप सिंपली इसको ड्रैग करोगे तो आपकी वैल्यू लगभग वही आएगी, और इसको आप 1.04 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.04 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपकी ये वैल्यू बन जाएगी करेक्ट। कुछ हुआ क्या? और इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए ये आपकी वैल्यू, ओ जेड से टिपे एक्स पे वापस आओ, एक्स पे वापस आओ, तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने, मैंने कहा था ना, आप एंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू भी चेक करोगे, मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करोगे, तो उसके हिसाब से आप ये वैल्यू चेक करोगे। फिर आप ये देखोगे चलो ये वैल्यू नहीं है, इस स्लैब में नहीं आया बंदा, आपने देखा इस स्लैब में बंदा नहीं आया सैलरी में, ठीक है, इस स्लैब में नहीं आया तो सॉरी इस स्लैब में नहीं आया, तो इस स्लैब में चेक करते हैं, क्योंकि स्लैब तो आपको दो ही चेक करने हैं, 12,500 तो दोनों में कॉमन है, तो आप इस पर वापस आओगे। तो आप क्या करोगे, और एक इसके अंदर यहाँ पे जीरो लगाने की जगह पे आप क्या करोगे, फिर से और एक इफ लगाओगे, ठीक है, बहुत लंबा फॉर्मूला बनेगा, और इसमें आप फिर से एंड लगाओगे, जो मुझे लगता है कि कुछ लोग लगाने वाले हैं एंड, तो आप चेक करोगे कि B9 इज ग्रेटर देन 7.5 लाख, ठीक है, कॉमा B9 इज लेस देन इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000,000 10 लाख 10,00,000 1,000, मीन्स 7.5 लाख से 10 लाख तक है। तो क्या करोगे आप, तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। मैं यहाँ से इक्वल टू एक हटा रहा हूँ ताकि मैं कहीं पे जा सकूँ। ओके, आपको पता है अगर आप इस टैक्स स्लैब में आए, इस टैक्स स्लैब में, ठीक है, ये वाला टैक्स स्लैब, तो आपको कितना देना है, इस टैक्स स्लैब से पहले कितना क्यूमुलेटिव है 37,500, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इस टैक्स स्लैब से पहले 37,500 है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ 37,500, वापस आ गए यहाँ पे, कहाँ पे वापस आना है, यहाँ वापस आना है, ठीक है, यहाँ वापस आ गए, यहाँ हमने इक्वल टू लगा दिया, तो इस टैक्स स्लैब में 37,500 लिखोगे, कहाँ थे हम, यहाँ, लॉजिकल टेस्ट कॉमा ट्रू, अगर ट्रू हो जाएगा तो 37,500 प्लस 15% मीन्स 0.15 इंटू B9 माइनस 7.5 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,000, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं इस बार 1.04, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटू भी लगेगा, और यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस हो गया है, उसको भी ब्रैकेट लगाएंगे अभी, इंटू, ये बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले हो जाते हैं इसमें, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, पर जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो 0, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, मुझे भी लगता है क्या पता हुई हो, तो हमने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला, यहाँ वैल्यू डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से फॉर्मूला देखो आप, जो आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया इतना बड़ा सा, अब हमने इसको यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो आपके इस फॉर्मूले के बाद भी आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कई चीज़ें बार बार करी है। आपने 1.04 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, आपने 1.04 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपने एंड का यूज़ किया है, ठीक है। तो इससे जो है फॉर्मूला काफ़ी लंबा हो गया है, टफ सा हो गया है। तो वही एक राउंड वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना 5-5 प्लस करके, तो राउंड वाला एग्जाम्पल देके मैंने क्या यूज़ किया, मैंने राउंड वाला एग्जाम्पल देने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली 10 + 5 कर दिया था इसको, हाँ इसको सिंपली 10 कर दिया था, इसको मैंने सिंपली 10 + 5 कर दिया था, क्योंकि जो 12,500 था कांस्टेंट था, इसलिए 12,500 में सिंपली लिख दिया था। तो मेरे फॉर्मूले में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, आपके फॉर्मूले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार सीख रहे हो तो गड़बड़ी हो सकती है।
ठीक है, ओके। गड़बड़ी हो सकती है पर गड़बड़ी से मत घबराइए, आप खुद कोशिश करिए। और अगर आपने ये वाला फॉर्मूला भी लगा दिया तब भी मैं आपसे खुश हूँ, फैक्ट आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्रामिंग सीखता है, ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग सीखता है तो उसको टाइम लगता है सीखने में। अगर आपने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मैंने सी शार्प भी सीखी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी लैंग्वेज सीखी है मैंने। तो जब भी सीखते हैं तो टाइम लगता है। आप स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे फंक्शन पता होने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग हमने सीख लिया है, अपने सम सीख लिया है, आपने परसेंटेज निकालना सीख लिया है, और आपने एब्सोल्यूट निकालना सीख लिया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आने वाली जितना मुझे लगता है, ठीक है। ये बड़े बड़े चीज़ें एग्ज़ाम में आ गई तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज जाएगा और आप भी कंफ्यूज जाओगे, तो बच्चे जो है फेल ही हो जाएंगे। तो बस चेक करते हैं, जो एसएससी चेक करना चाहती है कि बंदे को एक्सेल चलाना आता है नहीं आता, पावर पॉइंट चलाना आता है नहीं आता, तो चलाना कितना चलाना आता है वो देखती है। तो सीपीटी में इतनी मेहनत की चीज़ नहीं है एक्सेल में, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये पीडीएफ में मैंने एक्सरसाइज दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सीख लिया हो। उम्मीद करता हूँ मैंने फॉर्मूला भी ठीक लगाया हो। यहाँ पे गड़बड़ी कर सकता हूँ, मैं अभी इंसान हूँ यार। इस फंक्शन के बारे में मैंने सोचा नहीं था, मैंने आपके सामने ही सोचा और आपके सामने ही लगा दिया, ठीक है ना। तो आपने देखा फॉर्मूला कितना सही गया। ये जब भी फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले में जब भी होते हैं ना, किसी फंक्शन पे जिसे भी क्या बोलते हैं सेल पे क्लिक कर देते हो, वो सेल अपने आप आ जाता है। इक्वल टू C11 आ रहा है इसको, तब आप क्या करोगे, सेव करोगे, और इक्वल टू C11 आ रहा है, फिर सेव करने के बाद बैक जाओगे, तो फॉर्मूला फिर से वापस आ गया। अब फिर सेव कर लो, तो जो ये फॉर्मूला था आपका फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये टैक्स कैलकुलेशन के बारे में, और टैक्स कैलकुलेशन आपने सीख गए। एक्स के लिए, वाई के लिए आप खुद लगाओगे, Z के लिए आप खुद लगाओगे। और आपने देख लिया यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में है, ओल्ड टैक्स रेजिम में है, इनके स्लैब्स है, और इनके स्लैब्स वापस लेके आते हैं, ठीक है। ये इनके स्लैब्स है। यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत करता हूँ। देखिए फॉर्मेट प्रिंटर मतलब है कि जो चीज़ यहाँ लगी हुई है, जो भी इसका फॉन्ट है, जो भी का फिल कलर है, ठीक है, वो बाकी जगह इस्तेमाल हो। मैं जिस भी सेल पे फॉर्मेट प्रिंटर लेके जाऊँगा उसमें ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वही कलर इन सब में अप्लाई हो गया, ठीक है। तो देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। आपने टैक्सेबल इनकम क्या होता है, क्रॉस इनकम क्या होता है, थोड़ी बहुत सेविंग के बारे में जानकारी ले ली है, ओल्ड टैक्स में सीख लिया, न्यू टैक्स में सीख लिया। आपको बस इन चीज़ों के जो वर्ड्स है ना, आपको वर्ड्स भी ध्यान में होना कब तब भी काफ़ी है, ठीक है। अभी आप जॉब करने चाहेंगे तो आपको वर्ड्स वगैरह ध्यान में रहेंगे, तब आप वहाँ पे ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप टैक्स बचाओगे ना, तो मुझे पता है कि आप फिर भी गूगल करोगे। आप इस वीडियो को देखोगे नहीं देखोगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर आप गूगल जरूर करोगे कि हाँ कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए उसमें क्या दिक्कत है। जहाँ से भी जो भी नॉलेज मिली है उसको आप ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आपको नॉलेज मिली है तो आप इसको भी ले लीजिए। मैं आपके लिए ये एक्सेल शीट आपको मैं क्या बोलते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और इसमें फार्मूला दूसरा चेंज हो गया है, तो ये फार्मूला जो मैंने लगाया था वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। क्या वापस आ सकता है मेरा फार्मूला, देखते हैं। अंडू करके मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने फॉर्मूले को जो मैंने अप्लाई किया था। आई थिंक मेरा फॉर्मूला आ गया ना, नहीं ये तो एंड ही है। यहाँ पे कितना अंडू करके वापस लाऊंगा मैं सोच रहा हूँ 1.04 टू ये हाँ, आई थिंक मेरा फॉर्मूला आ गया है, ठीक ना। तो मैं ये वाली जो एक्सेल शीट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, दूसरी बार में आपको समझ आ जाना चाहिए। वीडियो बहुत लेंथी हो गई, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी, ये आपके भविष्य में काम आएगा, ठीक है। दोस्तों अभी के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे।